नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित दोस्तों प्रश्नों के बारे में। दोस्तों रीट लेवल दोस्तों जो फर्स्ट हैं, रीट लेवल फर्स्ट के बारे में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे जो प्रश्न रहेंगे दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, दोस्तों यहाँ पर 30 प्रश्न रहेंगे जो कि दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इन सवालों को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, एक इंजीनियर मकान बनाने के पहले कल्पना के आधार पर एक नक्शा तैयार करता है। इस ढंग की कल्पना का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर जो खाली स्थान है दे रखा है वहाँ पर कौन सा आएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न एक बार वापस पढ़ लेते हैं कि एक इंजीनियर मकान बनाने के पहले कल्पना के आधार पर एक नक्शा तैयार करता है। इस ढंग की जो कल्पना है उसे क्या कहते हैं? उत्पादनात्मक, पुनरुत्पादनात्मक या फिर रचनात्मक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात है कल्पना कर रहा है वो, तो दोस्तों इसका जाहिर सी बात है कल्पना कर रहा है, इसका मतलब वो रचना कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा रचनात्मक है। ठीक है, यहाँ पर रचनात्मक कल्पना का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, सृजनात्मक बालकों द्वारा ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाने वाले तर्क होते हैं सादृश्यवादी, आलोचनात्मक, आगमनात्मक या फिर निगमनात्मक। तो दोस्तों जो सृजनात्मक जो बालकों द्वारा जो ज़्यादातर जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो जो तर्क होते हैं वो दोस्तों आगमनात्मक तर्क होते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पर 3 है दोस्तों, सीखने के प्रतिफल को देखा जाता है। यानी कि दोस्तों सीखने के प्रतिफल को किस तरह देखा जाता है? परीक्षा के परिणाम के अंकों के रूप में, बालक ने क्या सीखा है इसके परिणाम के मापदंड के रूप में, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास के रूप में, या फिर 2 व 3 दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो सीखने के जो प्रतिफल हैं वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी कि बालक ने क्या सीखा है इसके परिणाम को मापदंड के रूप में भी सही है और शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास के रूप में भी सही है। तो यानी कि 2 और 3 दोनों सही है। अब दोनों सही है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 2 व 3 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखता हूँ। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि अलेक्जेंडर का जो निष्पादन बुद्धि परीक्षण है वो किस नाम से जाना जाता है? चित्र परीक्षण, पास एलांग परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पास एलांग परीक्षण। पास एलांग परीक्षण को यानी कि अलेक्जेंडर का जो निष्पादन बुद्धि परीक्षण है उसको पास एलांग परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 देखिए। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न सारे अच्छे लगे रहे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, निबंधात्मक प्रणाली का गुण है प्रश्न पत्र निर्माण में सरलता, प्रमाणीकृत परीक्षा, कम समय में बेहतर परीक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न पत्र निर्माण में सरलता। दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न पत्र जो तैयार करते हैं, अगर दोस्तों प्रश्न पत्र के अंदर निबंधात्मक प्रश्न डालते हैं तो दोस्तों समय जो 3 घंटे का रखते हैं उसके अंदर दोस्तों आपको सभी पता है कि ये 5 प्रश्न दे देते हैं तो भी उनका जो पेपर है वो जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न देते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दोस्तों ज़्यादा प्रश्न की संख्या रखनी पड़ती है। जैसे कि 3 घंटे का पेपर है तो उसके अंदर 100 प्रश्न या 200 प्रश्न या फिर 300 प्रश्न ऐसे कुछ रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पेपर होता है उसके अंदर ज़्यादा प्रश्न रखने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर निबंधात्मक प्रश्न रख दें तो यहाँ पर प्रश्न पत्र निर्माण बिल्कुल सरलता हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों फैक्ट भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कितनी आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा का प्रावधान है? तो दोस्तों आप सभी को बताएं दोस्तों जो अनिवार्य शिक्षा है वो अधिकार है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अधिनियम है जो है इसकी जो बनकर कब तैयार हुआ तो दोस्तों 2009 के अंदर। ठीक है, 2009 है, इसको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। और कब बनकर तैयार हो गया तो दोस्तों ये अगस्त 2009 को तैयार हो गया था। अगस्त 2009 को ये तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया दोस्तों? लागू इसको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर जो है 6 से लगा करके दोस्तों 14 वर्ष तक के बच्चों को ये मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में सम्मिलित है
क्या क्या दोस्तों 2005 की जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना यानी दोस्तों NCF, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, ये पाठ्यक्रम है, उसके अंदर क्या क्या शामिल है। तो यहाँ पर दोस्तों सूचना संग्रह भी शामिल है, योजनाबद्ध शिक्षण भी शामिल है, नवाचार भी शामिल है। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों फटाफट से प्रश्नों हल करते दोस्तों, टाइम बिल्कुल कम रहेगा। दोस्तों आपके जो है 22-23 जुलाई दोनों में से आपके किसी भी तारीख को आपके एग्जाम हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल कम है दोस्तों, फटाफट से इनको रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का गुण है बालक के विकास की विस्तृत तस्वीर प्राप्त होती है, नियंत्रण संबंधी सिद्धांत प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, बालक के गुणों का अति अंकन किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न नंबर जो है 8 है, इसका दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, चौथा तो वैसे नेगेटिव है ही है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बालक के विकास की विस्तृत तस्वीर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों फटाफट से दोस्तों अब क्या करना है दोस्तों, आपके बिल्कुल टाइम कम रहेगा, तो आपको क्या करना है, इन कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करते जाने हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, शारीरिक विकास के 2 निश्चित क्रम कौन कौन से हैं। दोस्तों बताना है कि शारीरिक विकास के 2 जो निश्चित क्रम है वो कौन से हैं। शारीरिक मानसिक क्रम नहीं दोस्तों, परिपक्वता अधिगम क्रम नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखिए मस्तकाधोमुखी एवं निकट दूर क्रम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मस्तकाधोमुखी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं सिर से पैर की ओर। क्या कहते हैं दोस्तों, सिर से पैर की ओर, इसको कहते हैं सिर से पैर की ओर मस्तकाधोमुखी। मस्तक अधोमुखी, मस्तक यानी सिर होता है, अधोमुखी यानी कि पैर निचला हिस्सा, ठीक है। तो मस्तक से पैर की ओर या फिर सिर से पैर की ओर। और जो दूसरा है वो निकट दूर क्रम। निकट दूर क्रम होता है यानी कि जो केंद्र है होता है हमारा केंद्र से परिधि की ओर, जो हमारा केंद्र होता है उससे परिधि की ओर, ये होता है निकट से दूर क्रम। दोस्तों आप सभी को पता है जो बालक का विकास होता है सबसे पहले मस्तकाधोमुखी, इसके अनुसार सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, उसके बाद दोस्तों पैरों का निर्माण होता है। सिर का निर्माण होने के बाद दोस्तों फेफड़े वगैरह हो गया, शरीर के आंतरिक चीज़ें होगी, उनके निर्माण होने के बाद फिर पैर का निर्माण होता है। और दोस्तों निकट से दूर क्रम, इसके अनुसार सबसे पहले जो शरीर का जो पिछला भाग होता है वो, जैसे आपका यहाँ पर जो शरीर है दोस्तों, जो आपका शरीर है उसके अंदर जो है ना यहाँ से इसका विकास होता है, उसके बाद हाथ पैर जो वगैरह बनते हैं। इस प्रकार ये परिधि हो गई, जो केंद्र हो गया केंद्र से परिधि की ओर। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे दोस्तों, ताकि सभी को फायदा होए, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाना या परिस्थितियों के अनुकूल हो जाना क्या कहलाता है। अनुकूलन, विचलन, समायोजन या फिर संतुलन। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा समायोजन, यानी कि दोस्तों परिस्थिति के अनुसार बदल जाना या फिर दोस्तों परिस्थितियों को अपने अनुसार बदल लेना, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, समायोजन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अनुकूल शब्द दे करके आप अनुकूलन कर दोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल समायोजन करना है, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति अगर परिस्थिति से अनुकूल हो जाता है उसे समायोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहा है। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, किसी उद्देश्यपूर्ण क्रिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र या सीखने वाले के द्वारा जो प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे आदत कहते हैं, चिंतन कहते हैं, अध्ययन कहते हैं या फिर तर्क कहते हैं। तो दोस्तों कोई भी किसी कार्य को सीख रहा है तो सीखने वाला उसके बारे में क्या करेगा, सबसे पहले अध्ययन करेगा ना, तो उसे अध्ययन करना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किस सदी में कहा गया है। तो दोस्तों मनोविज्ञान को जो व्यवहार का विज्ञान वो कहा गया है दोस्तों 20वीं सदी के अंदर कहा गया है। कौन सी सदी के अंदर, 20वीं सदी के अंदर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, मैं इतनी फास्ट स्पीड से बोल रहा हूँ तो ताकि दोस्तों आपको इस वीडियो की स्पीड भी नहीं बढ़ानी पड़ेगी। बाकी दोस्तों हम वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देखते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर मक्खन, जिसे मलाई कहते हैं दोस्तों, मलाई आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, प्रयास न करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाना किस प्रकार की स्मृति है। दोस्तों हम प्रयास नहीं करते हैं फिर भी हम किसी बात को भूल जाते हैं, तो ये हम प्रयास नहीं करें दोस्तों, हम क्या करेंगे, जैसे आपके सामने ये 30 प्रश्न बता रहा हूँ, तो दोस्तों आप प्रयास थोड़ी ना करोगे इनको भूलने के लिए,
आप तो इनको याद करने का प्रयास करोगे ना, ठीक है, तो आप सक्रिय रह कर के किसी चीज़ को भूलते थोड़े नहीं हो, आप निष्क्रिय होकर के भूलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा निष्क्रिय विस्मृति। आप बिल्कुल, आपको पता नहीं कि हम किसी चीज़ को भूल रहे हैं, आपको पता थोड़ा नहीं है, तो यहाँ पर प्रयास न करने पर भी आप किसी चीज़ को भूल जाते हो, तो उसे कहते हैं निष्क्रिय विस्मृति। आप निष्क्रिय होकर उसको भूल रहे हो। ऐसा आप रिलेट करके अगर इनका आंसर दोगे ना, तो सभी आंसर आपके ऐसे ही निकल के आ जाएंगे। ऐसा कोई पर लफड़ाबाजी नहीं है, साइकोलॉजी है, इसको सब टफ मानते हैं, लेकिन इतनी टफ है नहीं। मैं भी पहले से बहुत टफ मानता, लेकिन दोस्तों अभी टफ है नहीं, ऐसा लगता है बिल्कुल प्रश्न के अंदर इसका जो है आंसर छिपा हुआ है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, बुद्धि के विकास का रुकना किसका सूचक माना जाता है? बुद्धि लब्धि, मस्तिष्क विकास, वास्तविक आयु या फिर परिपक्वता। दोस्तों बुद्धि का विकास रुकना, दोस्तों एक समय पे बुद्धि रुक जाती है, आप कहते हैं कि बुद्धि रुक गई, तो यहाँ पर क्या है, परिपक्वता हो गई। क्या हो गई? परिपक्वता सूचक माना जाता है। किसका सूचक माना जाता है? परिपक्व। यह आदमी मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, इसकी बुद्धि पक गई है, ठीक है, बुद्धि का विकास हो चुका है, अब रुक गए हैं, तो यहाँ पर परिपक्वता ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, व्यक्ति की भिन्नताओं के मापन के लिए निम्न मनोवैज्ञानिक मापन तकनीकों में से कौन सी सही नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि अगर किसी की व्यक्ति की विभिन्नताओं को हम नापते हैं, तो यहाँ में इन चारों विधियों में से ऐसी कौन सी तरीका है जो गलत है? देखो, नामित या वर्गीकृत मापनी बिल्कुल सही है दोस्तों, अंतराल मापनी या मापनी ये भी सही है, अनुपात मापनी ये भी है, लेकिन दोस्तों क्रमिता मापनी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग किसके अंतर्गत आता है? वाणी, भाषा, मनोभाषिक सिद्धांत या फिर अभिव्यक्ति। दोस्तों लिखना पढ़ना संकेतों का जो प्रयोग आता है वो दोस्तों भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों, किसके अंदर आता है? भाषा के अंदर। ये भाषा के दोस्तों ये चार सोपान है भाषा सीखने के, ठीक है, LSRW जो भाषा सीखने के 4 सोपान है ना, उसके अंदर LS लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर होता है, सबसे पहले हम सुनना, किसी कार्यक्रम सुनना, श्रवण कार्य हम करते हैं। सुनने के बाद दोस्तों हम बोलना, लिसनिंग बोलना होता है। उसके बाद दोस्तों रीडिंग यानी कि पढ़ना, ठीक है, पढ़ना के बाद दोस्तों हमारा होता है राइटिंग यानी कि लिखना। क्या होता है दोस्तों? लिखना, ठीक है। सुबोपल्ली हम कहते हैं इसको, LSRW भी कहते हैं, और क्या कहते हैं दोस्तों? सुबोपल्ली भी कहते हैं। इसकी ट्रिक है आपको याद करने की, ठीक है, सुबोपल्ली यानी कि सुनना, बो से बोलना, पै से पढ़ना, लि से लिखना, ठीक है, इसकी ट्रिक है। तो यहाँ पर लिखना पढ़ना संकेतों का जो प्रयोग है वो किसके अंतर्गत आता है? तो भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, मनुष्य श्रेष्ठतम प्राणी समझा जाता है, क्यों समझा जाता है? क्योंकि दोस्तों वह सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला होता है, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शन देखिए, उसमें सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है, ये भी सही है। वह विशिष्ट व्यक्तित्व का धनी है, ये तो सही नहीं, इतना सही है लेकिन इतना भी सही नहीं है, ठीक है। वह 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। अब दोस्तों 2 ऑप्शन आपके पास रह गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप कहोगे कि सृजनात्मक वाला ज़्यादा सही लग रहा है कि उसमें सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है, तो दोस्तों यही चीज़ आपकी इसके अंदर पड़ी है, वह सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला होता है। दोस्तों व्यक्ति अगर सर्वाधिक बुद्धि वाला होता है, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला होता है, तो वो दोस्तों सृजनात्मकता भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों सारे व्यक्ति सृजनात्मक नहीं होते हैं। तो श्रेष्ठतम मनुष्य के बारे में श्रेष्ठतम कहा गया है, तो यहाँ पर वह सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला होता है। सभी जो जीव जगत के जो प्राणी वगैरह होते हैं उसमें जो मनुष्य हैं वो मनुष्य सर्वाधिक जो बुद्धि है मनुष्य के अंदर है। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर जो आती है वो आती है चिंपांजी, ठीक है। किसके आती है दोस्तों? चिंपांजी, उसको दोस्तों आदि मानव भी कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 18 देखिए, वे मनोरचनाएं जो अंतर्द्वंद्व की परिस्थिति का स्वयं समाधान करती हैं कौन सी हो जाएगी? गौण मनोरचनाएं, प्रोजेक्शन, वरदान मनोरचनाएं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी तो नहीं होगा इसके अंदर। आप फटाफट से प्रश्न पढ़ते हो, उसका आंसर फटाफट से अगर उपरोक्त सभी है तो टूट पड़ते हो कि ये कहीं छूट ना जाए। दोस्तों उपरोक्त सभी हमेशा सही नहीं होता है। इसको देखिए कैसे सही होगा दोस्तों, आपको गौण भी दे रखा है, प्रदान भी दे रखा है, दोनों तो सही हो ही नहीं सकते, दोनों में से एक होगा ना ऑप्शन, तो यहाँ पर एक करना है। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि वे मनोरचनाएं जो अंतर्द्वंद की जो परिस्थिति का जो स्वयं समाधान करती हैं, तो वो प्रधान मनोरचनाएं हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? प्रधान मनोरचनाएं। टाइम कितना हो दोस्तों? यहाँ पर 14 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, फटाफट से इन आंसरों को हल करते हैं। विशिष्ट बालक का अर्थ है
प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक या फिर सामान्य बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला बालक। तो दोस्तों विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? दोस्तों प्रतिभाशाली बालक को भी कहते हैं, मंदबुद्धि बालक को भी कहते हैं, समस्यात्मक बालक को भी कहते हैं। बालक सभी विशिष्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए कि सामान्य बालकों की अपेक्षा या तो कम या अधिक गुण वाला हो, उसे हम विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक है, एवरेज जो सामान्य होते हैं इसे विशिष्ट बालक नहीं कहते हैं, उसे केवल बालक कहते हैं। लेकिन दोस्तों जो एवरेज होता है, एवरेज से अगर कम होता है उसे कहते हैं विशिष्ट, एवरेज से ज़्यादा होता है उसे भी हम विशिष्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? इच्छा शक्ति, स्थायी भाव, उत्तेजना या फिर आदतों का समूह है। दोस्तों आपको बताना है कि जो चारित्रिक विकास है, दोस्तों चारित्रिक अगर किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इसका चरित्र ऐसा है? तो दोस्तों हम इस प्रकार डिसाइड करते हैं कि आदतों का समूह, उसकी आदतों को देखते हैं कि उसकी आदत कैसी है। तो आदतों का समूह हो जाएगा चारित्रिक विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, अध्यापक को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अध्यापक हैं उसको अरबी भाषा में कहा जाता है दोस्तों आलिम। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों। आपके जो एग्जाम के अंदर है अभी अधिकतर जो है वन लाइनर प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, इतने डीप वाले प्रश्न नहीं आ रहे हैं, वन लाइनर प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। इस प्रश्न के अंदर सभी अटक जाएंगे। क्यों अटक जाएंगे दोस्तों? आलिम, आलिम, गालिब ये सभी मिलते जुलते शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए आलिम शब्द है, अध्यापक को अरबी भाषा में आलिम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति। दोस्तों आपको बताना है कि अरबी भाषा में अध्यापक को और क्या क्या कहते हैं। ठीक है, अरबी भाषा के अंदर अध्यापक को और भी कुछ कहते हैं, वो आपको बताना है, कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम शिक्षा नीति कब घोषित की गई? दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रथम शिक्षा नीति घोषित की गई है वो कब की गई? मैं दोस्तों आपको एक ट्रिक बताऊं दोस्तों इसकी, कि आपको याद नहीं रहता ना कब कौन सी है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो सेकंड वाली हैं वो दोस्तों 1986 में की गई। कब की गई? सेकंड वाली 1986 में की गई थी। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो। ठीक है, इस 19 को रहने दो, इस 86 का उल्टा करो, यानी पहले 6 को लिखो फिर 8 लिखो, 68 हो गए, आगे वापस 19 लिख दो। तो 1968 को पहली की गई थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो 1968 है, ये 1968 इसको आपके पहली की गई और 1986 को दूसरी की गई, और अभी 2020 के अंदर भी वापस शिक्षा नीति लागू हो गई, ये तीसरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रथम स्वतंत्रता आपको 1947 के अंदर मिली थी, 15 अगस्त 1947। उसके बाद दोस्तों जो प्रथम जो शिक्षा नीति वो लागू की गई 1968 के अंदर की गई थी, और दूसरी 1986। 68 का उल्टा 86, ये 68, इसको उल्टा लिख दो 86, इस प्रकार, और आगे 2020 तीसरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर 68 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, इकाई योजना के सोपान है। दोस्तों आपको बताना है कि इकाई योजना के सोपान कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आगे स्क्रॉल कर देता हूँ। देखिए इकाई योजना के सोपान हैं, सामान्य उद्देश्य का चयन, इकाई खंडों का चयन, इकाई खंडों का विकास या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आ जाएगा। इकाई योजना के जो सोपान होते हैं वो सभी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, शिक्षण कौशलों का विकास करने की जो सर्वोत्तम विधियाँ कौन सी है? पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरण। दोस्तों आपने BSTC की होगी दोस्तों, अगर दोस्तों आपने BSTC की है या फिर दोस्तों आपने B.Ed की है, तो उसके अंदर आपको दोस्तों आपकी शिक्षण कौशलों का जो विकास करने के लिए सबसे उचित विधि कौन सी थी दोस्तों? उसमें सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग जिसे हम कहते हैं। तो वो सबसे अधिक जो सर्वोत्तम विधि है वो सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर देते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखिए कि सामुदायिक शिक्षण स्रोतों के उपयोग से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं इसको पढ़ूंगा ना, अब इसको पढ़ लेना। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देखिए कि बालकों को समाज के सार्वजनिक अभिकरणों की जानकारी कराना। ठीक है, सामुदायिक शिक्षण स्रोतों के उपयोग से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? तो बालकों को समाज के सार्वजनिक अभिकरणों की जानकारी कराना, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का विकास किया।
सीवी गुड ने, वेस्ले ने, जे एम ब्राइस ने या फिर राइट स्टोन ने। दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप जो देख रहे हो अभी ABCD वाले, इसको क्या कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप जो एक से लगा करके जो 30 प्रश्न देखोगे ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको अभी बता दूं वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों आपके वैकल्पिक होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है वैकल्पिक जो आपकी विकल्प रूप में होते हैं, अभी ये देख रहे हो। एक होता है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ठीक है। एक होते दोस्तों आपको समूहों वाले, ऐसे फर्स्ट और इधर सेकंड, ठीक है। ये समूह सारणी यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार, और इधर आपके ABCD, इसको आपको मिलान वाले हैं, ठीक है। ये हो जाएगा तीसरा नंबर। चौथा हो जाएगा सत्य असत्य, ठीक है। असत्य और बाद में सत्य, ठीक है। सत्य असत्य, सही गलत जिसे हम कहते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का जो विकास किया है वो जे एम राइस ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है? रेडियो, मॉडल, टेलीविजन, चार्ट। दोस्तों रेडियो श्रव्य सामग्री है, मॉडल दृश्य सामग्री है, चार्ट दृश्य सामग्री है, लेकिन दोस्तों टेलीविजन दृश्य श्रव्य दोनों है, जिसको हम देख और सुन दोनों साथ में पाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर दोस्तों 28 देखिए, निरीक्षण के प्रकार कौन से बताइए? परंपरागत निरीक्षण, सृजनात्मक अवरोधात्मक निरीक्षण, आधुनिक निरीक्षण या विद्यालय निरीक्षण। दोस्तों जो निरीक्षण के जो प्रकार हैं वो दोस्तों सृजनात्मक अवरोधात्मक निरीक्षण दोनों है, ठीक है। सृजनात्मक अवरोधात्मक दोनों है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर दोस्तों 29 देखिए दोस्तों, सेकंड लास्ट प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लाभ से संबंधित नहीं है। आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, शारीरिक लाभ या फिर नैतिक लाभ। दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लाभ से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आर्थिक लाभ संबंधित नहीं है, बाकी दोस्तों सभी है। सामाजिक लाभ हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से सामाजिक लाभ होता है, शारीरिक लाभ होता है, नैतिक लाभ होता है। सामाजिक लाभ कैसे होता है? समाज की चीज़ें, तौर तरीके बालक सीखता है, सामाजिक जो तत्व होते हैं, मूल्य होते हैं, उनको सीखता है, सामाजिक कर्तव्यों को सीखता है। शारीरिक लाभ, शारीरिक लाभ होता है जो पाठ्य सहगामी के साथ जो क्रिया होती है, सहायक खेलने कूदने की, उससे शरीर को लाभ मिलता है। नैतिक लाभ, अच्छी आदतें सीखता है, वो भी मिलता है। लेकिन दोस्तों आर्थिक लाभ ये अभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ नहीं मिलता है, ये बाद में मिलता है, ठीक है। ये व्यावसायिक तौर पर हो जाएगा आर्थिक लाभ। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, जो इसका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बीएड पाठ्यक्रम के प्रबंधन का नियंत्रण कौन करता है बताइए? दोस्तों बीएड पाठ्यक्रम के प्रबंधन का नियंत्रण कौन करता है? NCERT, SCERT, NCTA या AICT? दोस्तों इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट करके बता देना है, या दोस्तों मैं अभी बता देता हूँ। चलिए इसका आंसर है NCT। अब दोस्तों ये सही है गलत आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसको सर्च करके गूगल पे सर्च करो, किसी के ऊपर भी सर्च करो, और जो भी आपको लगे उसका पूरा जो उसको कॉपी करके कमेंट में पेस्ट करके बताना है कि बीएड जो पाठ्यक्रम है उसका प्रबंधन नियंत्रण कौन करता है? तो NCT करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के प्रश्न कैसे लगे? दोस्तों आज के प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।